इसके बाद है बेटा हमारा अपवर्तन के नियम, कि हमारे अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम है हमारा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बेटा जब मैंने आपको ये विरल माध्यम और सघन माध्यम समझाया है तो आपने ये देखा है कि ये जो हमारी आपतित किरण है, ये वाली जो अपवर्तित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पर स्थित होते हैं। इनका जो तल होगा वो एक ही होगा। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो आपका अभिलंब है, ये जो तीनों होते हैं ये एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड है आपका किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए। माध्यम युग्म क्यों बोला है? क्योंकि दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, एक आपका विरल माध्यम होता है और एक आपका सघन माध्यम होता है। तो किसी भी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण कीजिए, यानी कि ये जो आपका आपतन कोण है, और अपवर्तन कोण कीजिए, यानी कि ये जो आपका अपवर्तन कोण मैंने बताया था, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इनकी जो जया है, जया को हम बोलते हैं बेटा साइन, इसको हम बोलते हैं साइन। जया का मतलब देखो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया होती है उसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, यानी कि वो सेम रहेगा। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अपवर्तन के नियम अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको ये दोनों नियम ही उसमें लिखने हैं। पहले में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वो तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया होगी उसका अनुपात जो होगा वो नियत होगा। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये हमारा स्नेल का नियम है। अगर आपको एग्ज़ाम में खाली स्नेल का नियम पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो उसके लिए आपको ये सेकंड वाला जो नियम है वो पूरा लिखना पड़ेगा कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होगा। इसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अगर आपसे खाली स्नेल का नियम पूछा जाएगा और अगर आपको अपवर्तन के नियम पूछे जाएंगे तो आपको बेटा ये दोनों ही नियम लिखने होंगे, पहला भी और दूसरा भी। यहाँ तक आपका हो जाएगा ये। उसके बाद बेटा मेन है आपका ये कि किसी भी माध्यम में अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लो निर्वात क्या होता है? निर्वात का बेटा मतलब होता है जहाँ पर वायु नहीं होती। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं होती उसे हम कहते हैं निर्वात। तो वहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी जहाँ पर वायु नहीं है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, बटे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। माध्यम जो आपको दिया जाएगा, अगर वायु दिया गया है तो वायु की लगाओगे, अगर कांच का दिया गया है तो कांच की लगाओगे, और अगर जल दिया गया है तो जल में प्रकाश की चाल का आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो किसी भी माध्यम में जब अपवर्तनांक निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम प्रकाश की चाल को c मान लें और माध्यम में प्रकाश की चाल को v मान लें तो जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसका फॉर्मूला होता है n बराबर c बटे v, जिसमें c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये जो अपवर्तनांक होता है, जो हमने अपवर्तनांक निकाला है, ये दोनों ही चालों का अनुपात होता है कि प्रकाश की चाल, ये भी प्रकाश की चाल, तो दोनों का अनुपात होता है। तो अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं हैं, जिसमें से एक आपने खुद करके भी देखी है। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए बोला था कि पानी में पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। जब आप किसी कांच के गिलास में पानी भर के उसमें पेंसिल डालते हो तो वो पेंसिल जो है आपको पानी के अंदर तिरछी नज़र आती है। ये आपने खुद करके देखा है, क्योंकि जब वो
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और वहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। तो ऐसे ही बेटा आपके आगे 2 और दिए गए हैं। सेकंड यहाँ पे दिया कि तालाब की गहराई जो है उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जैसे आपने वो सिक्के का करके देखा, सिक्का आपका उठा हुआ प्रतीत हो रहा था, ऐसे ही जो तालाब की गहराई है, जो वास्तविक गहराई होती है, वो हमें वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। जो हमें दिखाई देती है वो नहीं होती, वास्तविक में गहराई ज़्यादा होती है लेकिन हमें कम लगती है। अगर हम किसी भी स्विमिंग पूल में देखें या किसी भी तालाब में देखें तो वो किसकी वजह से होती है बेटे? वो अपवर्तन के कारण ही होती है। थर्ड है हमारा तारों का टिमटिमाना, कि ये जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तारे भी बेटे इसी वजह से टिमटिमाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी अपवर्तन की घटना जो है होती है, जिसकी वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तारों की चमक जो होती है रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। पर ये किसके कारण से होते हैं? वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक के कारण होता है, क्योंकि उसका जो अपवर्तन होता है बार बार होता रहता है, जिसकी वजह से उसका अपवर्तनांक बार बार चेंज होता है। तो वायुमंडल जो होता है कभी भी शांत नहीं रहता, उसमें हमेशा ठंडी और गर्म हवाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप कभी तो वायुमंडल में किसी स्थान पे वायु का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा होता है, कहीं पर कम हो जाता है, यानी कि वो जो अपवर्तनांक है वो बदलता रहता है। और वायुमंडल में वो जो अपवर्तनांक है वो बार बार बदलने के कारण ही कभी तो जो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी वो उससे दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कभी वो अभिलंब की ओर झुकती है, कभी दूर हटती है। तो इस कारण से ही जो हमारी आँखों तक प्रकाश पहुँचता है या हमारे आँखों तक जो वो उसका अपवर्तन के बाद जो हमारा वो प्रकाश पहुँचेगा वो सही प्रकार से नहीं पहुंच पाता, कभी वो कम पहुंचता है, कभी वो ज़्यादा पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे।